तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी के चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे यहाँ पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव वाला चैनल को आप ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जितना भी आपका बुक है, जितना भी आपका सिलेबस है, सबसे ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, केवल ऑब्जेक्टिव। और जो परीक्षा में आने वाले हैं उस सब के लिए आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और फीस के तौर पे 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आप जानते हैं कि चैप्टर 7 है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो उच्च गांव सानी। ठीक है, उच्च गांव सानी। और ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उच्च गांव सानी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, और उच्च गांव सानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। भारत के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा निराला की साहित्य साधना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो लेखक को, मतलब जो बड़े बड़े लेखक होते हैं ना, फेमस लेखक, उनको ही ये पुरस्कार मिलता है। चलिए आगे हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो हिंदी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर यहाँ पे रामविलास शर्मा ही हो जाएंगे। रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई हो गया, निराला की साहित्य साधना हो गया, ये सब जो है ना, ये सब रामविलास शर्मा की ही रचना है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो लेखक जो रामविलास शर्मा थे ना, परंपरा का जो मूल्यांकन चैप्टर लिखे हैं, वो 1949 से 1953 तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। और ये पूछता है एग्जाम में, कि पिछले वर्ष भी कई वर्ष पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान से याद करना है। ठीक है, और ये सब प्रश्न है जो आपको एग्जाम में, ये सब आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे चल के ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग का, यहाँ पे पांचवा नंबर हम लोग का प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। तो हम आपको पहले ही बताएं कि लेखक रामविलास शर्मा का गांव का नाम उच्च गांव सानी था। उच्च गांव सानी, और वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है उच्च गांव सानी। और कब हुआ था इनका जन्म, तो 1912 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी निधन की बात करें, मतलब इनकी मृत्यु, तो पूरे 2000 ईस्वी में हुई थी। मतलब 30 मई 2000 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। मतलब परंपरा का मूल्यांकन जो है यह क्या है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है ना, यह एक निबंध है। जो निबंध लिखे हैं कौन, रामविलास शर्मा। चलिए आगे हम लोग का सातवां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे सातवां नंबर हम लोग का प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। हम आपको कब्बे से बता रहे हैं कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था। और इनका निधन का बात करें तो पूरे 2000 ईस्वी, पूरे 2000 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। 30 मई 2000 को इनका मृत्यु हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उच्च गांव सानी। और उच्च गांव सानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है आठवां नंबर प्रश्न। ज़्यादा नहीं है प्रश्न, 20 ही प्रश्न है, तो आपको लास्ट तक जुड़ के पढ़ना है। चलिए आठवां नंबर हम लोग का प्रश्न है,
परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्य में कुछ करना चाहते हैं, कुछ विशेष करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान अति आवश्यक है। चलिए 9वां नंबर हम लोग का प्रश्न यहाँ पे है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो निराला उस समय भी आपको आया था कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई भी हो गया, फिर से निराला की साहित्य साधना हो गया, ये सब के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो साहित्य के निर्माण में आप जो है ना यहाँ पे ये परिश्रमी मनुष्य हो जाएगा। साहित्य के निर्माण में परिश्रमी जो मेहनती मनुष्य होते हैं ना, उनकी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। नहीं ये नहीं होगा, यहाँ पे ये हमने गलत बता दिया गलती से, सॉरी, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये पूछ रहे हैं साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो जो प्रतिभाशाली मनुष्य की है ना, प्रतिभाशाली मनुष्य हैं, उनकी भूमिका निर्णायक होता है यहाँ पे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ पे याद रखना है आपको। यहाँ पे 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो जो होते हैं ना समाजवादी व्यवस्था, मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं पूंजीवादी जो अपना पैसा लगाते हैं और अपना प्रॉफिट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं सामंतवादी। ये सामंत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई किसी को, मतलब मानिए कि आप खेत में काम कर रहे हैं और आप राजा हैं, तो आप अपने मंत्री को भेज दिए खेत को वसूली करने के लिए। जो आपका सैन्य शक्ति होता है ना, उसी को सामंतवादी कहते हैं। तो सामंतवादी व्यवस्था में भी नहीं होगा, और केवल आप ही मालिक हो जाइएगा, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था में भी नहीं होगा। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। चलिए 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो जो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और केवल 6 प्रश्न 7 और केवल 6-7 प्रश्न हैं, तो आपको बस ये 6-7 प्रश्न पढ़ना है। अभी हम आपको केवल चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आगे चल के ये पूरा हम MCQ ये सब करवा देंगे, ये भी MCQ ही है एक तरह से। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म लखनऊ में हुआ था, और लखनऊ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और किस गांव में हुआ था? तो उच्च गांव सानी गांव में हुआ था। चलिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो रामविलास शर्मा थे ना, वो अपने गांव उच्च गांव सानी से उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ चले गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है, कभी भी वर्ग युद्ध नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे शर्मा जी, मतलब जो रामविलास शर्मा हैं, तो रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो जो रामविलास शर्मा थे ना, उनको जितना भी पुरस्कार मिला था, जितना भी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, वो सब भारत सरकार को समर्पित किए, मतलब दान स्वरूप दे दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18 नंबर हम लोग का प्रश्न है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो ये नाम से आपको बुझा रहा है, और ऑप्शन में भी दिया है प्रेमचंद, तो आप नाम पे नहीं जाइएगा। ठीक है, प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा की ही रचना है। यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की ही रचना है।
प्रेमचंद और उनका युग। चलिए यहाँ पे 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था? तो हम आपको उस समय से बताएं कि इनका जन्म 1912 में, मृत्यु 2000 ईस्वी में, पूरे 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लास्ट हम लोग का आज का प्रश्न है। यहाँ पे लास्ट हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे अज्ञेय ने तार सप्तक, यहाँ पे ये हो जाएगा, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो अज्ञेय जो थे सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय, जो हम लोग के पाठ में हिरोशिमा नामक चैप्टर को लिखे हैं, तो उन्होंने तार सप्तक मतलब क्या, 7 कवियों को बैठाकर एक किताब की रचना करवाए। तो वो कब करवाए? तो 1943 में करवाए थे, ये आपको याद रखना है। तो अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 में हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। केवल ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ये केवल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।